हेलो एवरीवन। ग्रोथ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आरबीएससी 2023 के पेपर सॉल्यूशन की हम बात कर रहे थे। उसमें क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 7 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले वाले वीडियोस में। आज हम बात करने वाले हैं थर्ड का क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा 8 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारा, इफ रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ए वर्टिकल रोड एंड लेंथ ऑफ इट्स शेडो इज 1:3 देन फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। और हिंदी में अगर देखना हो तो एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और इसकी छाया की लंबाई का अनुपात दे रखा है 1/3, 1:3। तो सूर्य का उन्नयन कोण आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले चीज तो आपको क्या ध्यान रखनी है, रेशियो दे रखा है। रेशियो क्या है हमारे पास, रेशियो है हमारे पास 1:3। ठीक है, दिख रहा है आपको क्लियरली। रेशियो कौन सा है हमारे पास 1:3, ये रेशियो हमको दे रखा है। और साथ में और क्या दे रखा है, एक तो लेंथ दे रखी है, किसकी लेंथ दे रखी है, रोड की। और एक आपको दे रखी है लेंथ ऑफ इट्स शेडो। शेडो का मतलब क्या हो गया, छाया। तो एक तो रोड की लेंथ और एक उसकी छाया की लेंथ, उन दोनों का क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है। और फिर आगे बोल रहा है कि आपको एंगल ऑफ एलिवेशन आपको फाइंड करना है कि इस जो ये डायग्राम बनेगा उसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन आपका क्या होने वाला है। ठीक है, चलो। और अगर आपको देखना हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई, एक तो छड़ की लंबाई है और एक किसकी लंबाई है, छाया की लंबाई। और इसका अनुपात कितना दे रखा है आपको, 1:3 दे रखा है। तो सूर्य का उन्नयन कोण आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन के लिए अगर बात करें तो सॉल्यूशन में आप सबसे पहले क्या बनाना है, हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा एक। तो देखो डायग्राम कैसे बनाओगे हम, सिंपल सा एक छोटा सा डायग्राम बनाना है, ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं है ये वाला। और इस तरह का एक डायग्राम डिजाइन करके और इसको हम इससे ज्वाइन कर देते हैं इस टाइप से। क्लियरली दिख रहा है यहाँ तक। ओके, तो अब इसको एक मेजरमेंट देते हैं हम। सपोज करो ये हमारा ए है, यहाँ पे बी, और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास सी। अब यहाँ पे देखो हम आगे इसको क्या क्या हमारे पास वैल्यूज दे रखी है, लेट या क्या देख सकते हो आप, माना। तो क्या क्या आप मान सकते हो कि एक तो दे रखी है लेंथ, तो लेंथ जो हमको दे रखी है किसकी, रोड की लेंथ, वो कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, ये हमने मान लिया। और दूसरा क्या दे रखा है हमको, शैडो दे रखा है, शैडो दे रखा है, उसको हम क्या ले लेते हैं, √3। और ये दोनों ही वैल्यू हमने क्या किया, माना है, लेट किया इनको। लेट लेंथ इज इक्वल टू क्या है 1 और शैडो इज इक्वल टू क्या है √3। शैडो का मतलब क्या हो गया आपके पास, छाया हो गई। तो अगर लेंथ 1 है, लेंथ 1 का मतलब कौन सी लेंथ 1 दे रखी है आपको, ये वाली लेंथ आपको 1 दे रखी है, कौन सी, ये वाली। तो ये वैल्यू अगर आपको 1 दे रखी है तो ये वैल्यू आपको क्या दे रखी है, √3 दे रखी है, ऐसा आपको मानना है। और फिर आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे अगर यहाँ से कोई पर्सन इसको देखता है तो यहाँ पे क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। तो उन्नयन कोण ही आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब उन्नयन कोण के लिए देखो अब क्या कैसे ज्ञात करोगे कि यहाँ पे जो वैल्यूज दे रखी है, एक तो परपेंडिकुलर वैल्यू दे रखी है और एक किसकी वैल्यू दे रखी है, बेस की। एक तो दे रखा है लंब और दूसरा क्या दे रखा है, आधार दे रखा है। तो लंब और आधार में रिलेशन किस में होता है आपको पता है, लंब और आधार में रिलेशन निकालना है तो हम किसको यूज करते हैं, tan को। और tan के साथ में यहाँ पे हम निकाल लेते हैं कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है, थीटा है। या लिख भी सकते हैं साथ में कि एलिवेशन जो आपका है, एलिवेशन को हमने क्या लिया है, थीटा लिया है। एलिवेशन का मतलब क्या हो गया, कौन सा कोण हो गया हमारा, उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण का मान जो हमने लिया है वो कितना ले लिया हमने, थीटा ले लिया। ठीक है, चलो लेंथ हमारी कितनी हो गई, 1 हो गई, लंबाई जो हो गई 1 हो गई, शेडो उसकी छाया कितनी हो गई, √3 हो गई। और tan, और यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण हम यूज करते हैं वो क्या हो गया, थीटा। तो अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, परपेंडिकुलर साइड, तो ऊपर तो हम क्या लिखने वाले हैं 1, नीचे हम क्या लिखने वाले हैं √3, तो हम इसको क्या लिखने वाले हैं 1/√3 लिख दें यहाँ से। क्योंकि tan थीटा का मतलब क्या होता है, लंब बटे में आधार। तो यहाँ पे लंब तो क्या हो गया हमारे पास 1 और आधार क्या हो गया हमारे पास √3। अब आगे देखोगे तो tan थीटा मतलब tan की टेबल में 1/√3 आता है कहीं ना कहीं पे, कहाँ पे आता है, तो यहाँ पे इसको आगे कैसे सॉल्व करोगे कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखने वाले हो आप, tan, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, tan 30 डिग्री। क्लियर यहाँ तक, क्योंकि टेबल अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो टेबल में 1/√3 जो होता है वो किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है। तो 1/√3 लिखो या tan 30 लिखो, एक ही बात है। tan को दोनों साइड अगर हम यहाँ से छोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास,
थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 30 डिग्री। क्लियर। और थीटा 30 डिग्री आया, इसका मतलब जो उन्नयन कोण, सूर्य का जो उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन आपको फाइंड करना था वो कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। और ये 30 डिग्री आपका क्या आने वाला है, आंसर आने वाला है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, डायग्राम की हेल्प से आप कर लोगे इजीली। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। क्या दे रखा है, वर्टिकल रोड और लेंथ की क्या दे रखी है, शैडो दे रखी है। तो लेंथ तो आपकी कितनी है 1, शैडो दे रखी है आपकी √3, तो ये 1 और √3 हो गया। इनको यहाँ पे लेंथ ये होगी तो छाया जमीन पे गिरने वाली है, तो वो क्या हो गया √3। उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या लोगे आप, थीटा लोगे, और tan थीटा रखोगे तो 1/√3। tan थीटा इसकी वैल्यू tan 30 और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 डिग्री। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड का नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 9। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे थर्ड का। देखो 8th क्वेश्चन तक हमने कर लिया है। थर्ड का 9 और थर्ड का 10 क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि वो नए जो आपका एनसीईआरटी सिलेबस है उसमें वो कट गया है। वो दोनों आपके कंस्ट्रक्शन के रचनाओं वाले हैं, जिनमें हम डायग्राम बनाते हैं कंपास का प्रकार का यूज करके। तो 9 और 10 को स्किप कर दो, क्योंकि वो अब आपके सिलेबस में रही नहीं, इसलिए उनको कराने का कोई फायदा नहीं है। तो अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का किस पे आते हैं, थर्ड के 11 पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, इफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज ए क्वाड्रेंट ऑफ दैट सर्कल, देन व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द एंगल फॉर्म बाय सेक्टर ऑन सेंटर। किसी वृत्त का त्रिज्याखंड उस वृत्त का चतुर्थांश है, तो त्रिज्याखंड में केंद्र पर बनने वाले कोण का मान क्या होगा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो है क्वाड्रेंट। क्या है, क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट को हम क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। और त्रिज्याखंड आपको पता ही है, त्रिज्याखंड का मतलब क्या होता है, सेक्टर होता है। तो सेक्टर ये कह रहा है कि जो एक सेक्टर आप डिजाइन कर रहे हो वो कहाँ पे बना हुआ है, वो क्वाड्रेंट पे बना हुआ है। तो अगर वो क्वाड्रेंट पे बना हुआ है तो उसके जो केंद्र होगा, उसके केंद्र पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितना एंगल बनेगा, वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा है ये। अब आप क्या कर सकते हो, उसमें छोटा सा डायग्राम बनाना है। ये डायग्राम भी सिर्फ समझाने के लिए बनाना है आपको, बाकी इसमें और कोई ऐसे काम की चीज है नहीं। देखो तो इस तरह को, ये हमारे क्या 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट, यहाँ पे होता है सेकंड, ये होता है हमारा थर्ड, और ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अब ये कह रहा है कि जो सेक्टर बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, वो इस टाइप से बन रहा है। यहाँ पे इस टाइप से क्या बन रहा है, एक सेक्टर डिजाइन हो रहा है। और अगर ये सेक्टर बन रहा है तो ये क्या बन जाएगा, त्रिज्याखंड बन जाएगा, रेडियस बन जाएगी आपकी। और ये कह रहा है कि इस चतुर्थांश पे जो ये इसका सेंटर है, ये सेंटर है, क्योंकि ये 4 पार्ट में होगा। एक पार्ट यहाँ भी आएगा, एक यहाँ भी आएगा और एक यहाँ भी आएगा। ऐसे 4 पार्ट बने हुए हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक ही पार्ट को देखना है, क्योंकि ये कहाँ बना हुआ है, क्वाड्रेंट पे बना हुआ है। सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट को हमको यूज करना है। तो कह रहा है कि अगर ये क्वाड्रेंट पे बन रहा है तो ये जो एंगल होता है, ये एंगल कितने डिग्री का होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये एंगल आपको पता है। इस एंगल को अगर हम थीटा लेंगे तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी होती है, क्वाड्रेंट पे 90 डिग्री होती है। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर थीटा सिंपल सा क्या है, 90 डिग्री है ना। याद रखना है आपको कि क्वाड्रेंट के लिए जो भी थीटा यूज होता है वो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री होती है। क्वाड्रेंट या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। तो चतुर्थांश के लिए जो थीटा की वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपकी, 90 डिग्री होती है। तो ये आपका आंसर क्लियर पूछना है, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ एंगल फॉर्म बाय दिस सेक्टर ऑन सेंटर। तो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 90। त्रिज्याखंड के केंद्र पर जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम यहां से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड का कौन सा क्वेश्चन है, 12। ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग ए 10। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, एक तो क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी। और किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आपको, 10 की। 10 का मतलब क्या है आपका, दहला। दहला आने की क्या याद करनी है, प्रायिकता। और आपको पता है कि कार्ड्स टोटल हमारे प्लेइंग जो कार्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं, 52 होते हैं। कोई इसने स्पेशल कैटेगरी नहीं दी, सिर्फ बोला है कि दहला आने की आपको क्या ज्ञात करनी है, प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। प्रोबेबिलिटी पीई से हम प्रोबेबिलिटी को लिखते हैं, पी इज इक्वल टू दहला आने की प्रायिकता क्या होगी हमारी। दहले कितने होते हैं हमारे पूरे प्लेइंग कार्ड्स में, कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4। और टोटल कार्ड्स हमारे पास कितने हैं, 52। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4/52। आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। तो दहला आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से दहले होते हैं। एक तो चिड़ी वाला होगा, एक हुक्म का होगा, एक पान का होगा, और एक कौन सा होगा, ईंट का होगा। डायमंड का, क्लब का, स्पैड का और क्यूब का, क्लब का। तो 4/52। तो दहला आने की प्रायिकता, क्योंकि 4 दहले होते हैं तो 4 बाय क्या आ जाएगा अपना 52। और जब इसको आप कैंसिल करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/13, क्योंकि 4 की टेबल से दोनों कट रहे हैं। तो 1/13 आपका क्या है, आंसर है। ठीक है,
52 प्लेइंग कार्ड्स में से दहला आने की प्रायिकता पूछी थी आपकी, 52 पत्तों की गड्डी में से दहला आने की प्रायिकता पूछा। तो 52 प्लेइंग कार्ड्स में से 10 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/52, काटोगे तो क्या आ जाएगा 1/13। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम यहाँ से। हम चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, थर्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। उसमें मैंने 2 क्वेश्चन आपके छोड़ दिए क्योंकि वो 2 क्वेश्चन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, रचनाएं करनी थी, उनमें कंस्ट्रक्शन करना था हमको, तो दोनों क्वेश्चन मैंने क्या कर दिए, स्किप कर दिए, क्योंकि वो अब किसी काम के नहीं है, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा एक तरह से देखें तो हट चुका है, लेकिन छोटा सा क्वेश्चन है तो हम इजीली इसको कर सकते हैं। आपको नॉलेज भी होनी चाहिए इस चीज़ की कि 13 बाई क्या लिखा हुआ है, 125 लिखा हुआ है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमको फाइंड करना है, दशमलव प्रसार हमको इसका फाइंड करना है। तो देखो छोटा सा क्वेश्चन हम कर लेते हैं। वैसे तो ये पोर्शन में आपका शायद नहीं है अब, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि दशमलव प्रसार कैसे निकालना है। तो दशमलव प्रसार निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे तो क्या लिखना है, 13 लिखना है। तो यहाँ पे तो हमने 13 लिखा, डिवाइड में क्या लिखा, 125 लिख दिया। अब उसके बाद दशमलव प्रसार निकालोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, इस 13 को तो आप ऐसे कैसे लिख लो, लेकिन 125 को 125 ना लिख के आप क्या लिखो, 5 की पावर क्यूब लिख दो, क्योंकि 5 का जब क्यूब निकालते हो, घन निकालते हो, तो वो क्या होता है, 125 होता है। तो 13/5 की पावर क्या लगा दी हमने, 3 लगा दी। अब दशमलव प्रसार हमको निकालने के लिए हमको क्या ध्यान रखना है कि दशमलव प्रसार निकालने के लिए हमको जितनी 5 की पावर नीचे दे रखी है उतनी ही पावर हमको किसकी यहाँ पे लगानी पड़ती है, 2 की भी लगानी पड़ती है। क्योंकि जब 5 की पावर 10 बनेगा कैसे, दशमलव प्रसार का मतलब पॉइंट्स में उसको कन्वर्ट करना है, डेसिमल बनाना है। तो 10 आपका बनेगा कैसे, जब 5 और 2 दोनों साथ में आएंगे तब जाके आपका क्या बनता है, 10 बनता है, क्योंकि 5 × 2 ही 10 होता है। तो जितनी 5 की पावर थी उतनी ही आपको किसकी पावर लगानी पड़ेगी, 2 की पावर लगानी पड़ेगी। तो 5 की पावर 3 थी, तो 2 की पावर भी मैंने क्या लगा दी, 3 लगा दी। अच्छा 2 की पावर 3 नीचे लगाइए, तो 2 की पावर 3 आपको कहाँ लगानी पड़ेगी, ऊपर भी लगानी पड़ेगी, इसको एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, तो 13/5 की पावर 3 तो पहले भी चल रहा था, 2 की पावर 3 ऊपर लगा दी, 2 की पावर 3 नीचे लगा दी। अब 2 की पावर 3 आया कहाँ से, आपको यह ध्यान रखना है कि 5 होगा तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। और 2 के ऊपर पावर कितनी लगानी है, जितनी 5 के ऊपर पावर है उतनी किसके ऊपर पावर लगानी पड़ेगी, 2 के ऊपर। तो यहाँ 3 पावर थी, तो यहाँ पे भी क्या लगा दी मैंने, 3 पावर लगा दी। किसी और क्वेश्चन में अगर आपको यहाँ पे 2 की पावर 3 लगा के देता तो फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा, 5 लगाना पड़ेगा। तो अभी के लिए यहीं पे इसको ध्यान रखना है कि 5 है तो हमने क्या लगाया, 2 लगाया। अब इसको ओपन करना है, तो ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। इंटू में क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, तो 13 इंटू क्या आ जाएगा, 8। और 5 × 2 को हम ऐसे कॉम्बिनेशन में लिख देते हैं, 5 × 2, और इन दोनों के ऊपर हम क्या लगा देते हैं, होल पावर 3 लगा देते हैं। क्लियर यहाँ तक, ये होल पावर हमने यहाँ पे क्या लगा दी, 3 लगा दी। चलो अब आगे, तो 13 × 8 तो हमारा चल ही रहा है, और 13 × 8 के बाद जब आप करोगे तो 5 × 2 को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। और इसमें अगर आप देखोगे तो देखो क्या दे रखा है इसमें, एक हाँ क्या कर रखा है इसमें, तो 13 × 8 को हमको सॉल्व करना है और नीचे 5 × 2 करना है। तो 13 8 जा कितना होता है हमारा, 104। तो ये तो क्या हो जाएगा, 13 × 8 104, और डिवाइड बाय 5 × 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10, और 10 की पावर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। फिर आगे और सॉल्व करोगे तो 104 लिखोगे, डिवाइड बाय 10 की पावर 3 ओपन करो, तो 3 बार आपको क्या लगाने पड़ेंगे, जीरोस लगाने पड़ेंगे। फिर आगे सॉल्व करोगे तो 3 0 का इसमें पॉइंट बनाना है, तो पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लगाओगे आप, 0.104। ठीक है, तो ये 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगानी थी, 3 डिजिट हमारे यहाँ पे हो रहे हैं, तो हमने कहाँ पे पॉइंट लगा दी, यहाँ पे। तो 0.104 ये आपका क्या है, डेसिमल एक्सप्रेशन है, दशमलव में क्या है इसका प्रसार है। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुआ, और इसमें दशमलव प्रसार निकालना था, छोटी सी थी, वैसे ये पोर्शन हट गया है, फिर भी मैंने करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन दे रखा है x² - x, माइनस में क्या दे रखा है, 6 दे रखा है, और क्या दे रखा है, इसके जीरोस आपको फाइंड करने हैं, इसके क्या निकालने हैं, शून्यक निकालने हैं। अब शून्यक निकालने के लिए आपके पास या तो मिडिल टर्म स्प्लिट है, जिसमें हम बीच वाले टर्म्स के टुकड़े कर देते हैं 2 अलग अलग, या फिर आप श्रीधर आचार्य फार्मूला द्विघाती सूत्र उसको भी आप लगा सकते हो, उससे भी आप आंसर निकाल सकते हो। वैसे सिंपल सा क्वेश्चन है तो ज़्यादा अच्छा है कि आप इसमें क्या लगा लेते हैं, हम सिंपल सा मेथड लगा देते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट वाला। तो मेथड देखो हमारा कौन सा लगेगा इसमें सॉल्यूशन में, शून्यक निकालने के लिए या जीरोस निकालने के लिए। फर्स्ट को हमको लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं और मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो इक्वेशन हमको क्या दे रखी है, x² - x, माइनस में क्या दे रखा है 6, और इक्वल में हम अज्यूम कर लेते हैं क्या है, इक्वल में 0।
चलो फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करोगे, ये सारा काम रफली होगा, तो माइनस में क्या आ जाएगा आपका 6x²। फर्स्ट वाले टर्म को लास्ट से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस में 6x²। अच्छा ऐसा सोचना है नंबर की 6 किस किस के मल्टीप्लाई में आएगा, तो 6 आपका 2 और 3 के मल्टीप्लाई में आता है, और एक तो आ जाएगा 2 के मल्टीप्लाई में 3 टाइम, और 2 की टेबल में 3 टाइम, और 6 की टेबल में क्या आता है 1 टाइम आता है। तो यहाँ हमारा 2 और 3 से इजीली काम चल जाएगा, 6 और 1 से काम होगा नहीं। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, x² लिखना है, और माइनस में क्या ले लेते हैं 3x, और प्लस में हम क्या ले लेते हैं 2x, और माइनस में 6 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्योंकि 6 के हमको टुकड़े करने हैं तो 6 के 2 टुकड़े हमने लिए 2 और 3, तो 3 में से अगर 2 को हम माइनस करते हैं तो माइनस में क्या आ जाएगा 1, क्योंकि 1 ही है यहाँ पे, और 3 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 6x²। तो सिंपल सा हमारा पेयर बन रहा है माइनस का 3x और प्लस का 2x। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बन जाएगा आपका माइनस बनेगा, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है यहाँ पे। अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा माइनस का 6x², क्योंकि ये 3 इंटू 2 6 हो जाएगा माइनस का, और x को x से करोगे तो क्या आ जाएगा x² आ जाएगा। चलो फिर आगे नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं, तो क्या कॉमन आ जाएगा x माइनस 3, और यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा 2, अगेन क्या आ जाएगा हमारे पास x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ये दोनों टर्म्स हमारी सेम आ रही है, मतलब क्वेश्चन सही चल रहा है हमारा। तो आंसर क्या बनेगा हमारा x माइनस 3, और दूसरा आंसर क्या बनेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू हम क्या लगाने वाले हैं 0। दोनों को अलग अलग सेपरेट करते हैं 0 के इक्वल में, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या लगाएंगे 0, एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या लगाएंगे हम यहाँ पे 0। तो x की दो वैल्यू हमको मिल रही है, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से 3, और x इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा 2। मतलब x के दो आंसर्स हमको मिल चुके हैं। कौन कौन से आंसर्स है हमारे x के, जो शून्यक हमको निकालने हैं, जीरोस हमको निकालने हैं, वो कौन कौन से आए हमारे शून्यक, और शून्यक को हम क्या बोलते हैं जीरोस। तो जीरोस कौन कौन से आए हमारे x की, कौन सी दो वैल्यूज हमको मिली है, एक वैल्यू तो हमें कौन सी मिली है -2 मिली है, और दूसरी वैल्यू हमें कौन सी मिली है 3 मिली है। तो एक वैल्यू तो -2 और दूसरी वैल्यू प्लस का 3 मिली है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिया। आपको कैसे करना है इन क्वेश्चंस को, पहले सिर्फ आप क्वेश्चन नोट करोगे, अगर आपके पास पेपर नहीं है तो खुद से सॉल्व करना है, और खुद से सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आपको मैच करना है, और साथ के साथ लिखते हुए भी जाना है। ठीक है, चलो अब आज की इस क्लास को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारे कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 से हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आपको क्या करना है, द ग्रोथ क्लासेस के यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ इसको क्या करना है शेयर करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। इन सबको नोट करना है और अच्छे से आपको इनको लिखना है, अपनी गलतियों को मार्क्स करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।